नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सोच पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये सोच है स्ट्रेटेजिकली कोल्ड बनना। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? हाँ बिल्कुल, स्ट्रेटेजिकली कोल्ड। पर इसका मतलब है ऐसी रणनीतियां और एक तरह से मानसिकता अपनाना जिससे कोई हमारी अच्छाई का गलत फायदा ना उठा सके। हाँ, या हमारे हर कदम का पहले से अंदाजा न लगा पाए। आज की हमारी चर्चा का जो आधार है वो एक YouTube वीडियो है। नाम है These Lessons That Make You Strategically Cold Machiavelli। मैकियावेली के विचारों पर आधारित। बिल्कुल। तो आज हम मिलकर समझेंगे कि कैसे अपनी दयालुता को बचाए रखते हुए भी अपनी सीमाएं तय करें, कैसे अपनी योजनाओं को थोड़ा गुप्त रखें और कैसे ताकत और नियंत्रण की समझ विकसित करें, और वो भी बिना किसी का बुरा चाहें या बेरहम बने। हाँ बिल्कुल। देखें कि इस सोच में आखिर है क्या। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई बड़ी राजनीतिक चालें या सत्ता के खेल के बारे में नहीं है। अच्छा। ये सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे रिश्तों में, हमारे काम की जगह हर कहीं लागू हो सकते हैं। असल में ये अपनी सीमाओं की रक्षा करने और ज्यादा सोच समझकर एक रणनीतिक तरीके से जीने के बारे में है। तो शुरुआत करते हैं मैकियावेली से। इटली के विचारक थे, द प्रिंस के लेखक। हाँ। शक्ति, रणनीति, मानव स्वभाव, इन सब पर उन्होंने काफी कुछ लिखा है। अक्सर लोग उनका नाम सुनते थोड़ा चालाकी या थोड़ी क्रूरता के बारे में सोचने लगते हैं। हाँ, ये आम धारणा है, लेकिन उनका नजरिया इससे कहीं ज्यादा गहरा और देखा जाए तो यथार्थवादी था। यथार्थवादी मतलब वो आदर्शवादी नहीं थे। दुनिया जैसी है उसे वैसा ही देखते थे, उसकी हकीकत को समझते थे। अच्छा। आज जिस स्रोत पर हम बात कर रहे हैं वो हमें दिखाता है कि उनकी जो रणनीतिक सोच है उसे हम अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ ताकतवर बनने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए भी। उस स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है, नोबडी कैन एक्सप्लॉइट योर काइंडनेस और प्रिडिक्ट योर मूव्स इफ यू मास्टर मैकियावेलीज टाइमलेस साइकोलॉजी। हाँ, यानी अगर मैकियावेली के मनोविज्ञान को समझ लिया तो न कोई आपकी दयालुता का फायदा उठा पाएगा, नहीं आपके अगले कदम का अंदाजा लगा पाएगा। ये अपने आप में कितना शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि समझ और थोड़ी रणनीति कैसे एक तरह से आत्मरक्षा का हथियार बन सकती है। देखिए, दयालु होना तो बहुत अच्छा गुण है, जाहिर है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब लोग इसे आपकी कमजोरी समझने लगे या बार बार उसका फायदा उठाने लगे, तब थोड़ी रणनीति अपनाने की जरूरत पड़ जाती है। और यहीं से पहला सिद्धांत निकलता है। हाँ, जो है दयालुता और कमजोरी के बीच का संतुलन। हाँ, दयालु रहें पर ऐसा न लगे कि आप कमजोर हैं या आपका फायदा उठाया जा सकता है। बिल्कुल। पर यह संतुलन बनाना आसान तो नहीं होता होगा। बिल्कुल आसान नहीं होता, खासकर अगर आपकी प्रवृत्ति नेचर ही बहुत मददगार या खुली हुई है। हाँ। देखिए, अगर आपकी दयालुता एक खुली किताब की तरह है जिसे हर कोई पढ़ सकता है और इस्तेमाल कर सकता है, तो लोग करेंगे। इसलिए अपनी रक्षा के लिए एक अदृश्य दीवार बनाना जरूरी है। हमेशा बाहें खोलकर खड़े रहना वो समझदारी नहीं है। इसे कोई व्यवहारिक उदाहरण दे सकती हैं? जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसे दिखेगा? जरूर। मान लीजिए कोई सहकर्मी है जो बार बार आपसे मदद मांगता है, ऐसी मदद जिससे आपका अपना काम पीछे छूट जाता है। अच्छा। पहली बार, दूसरी बार आप मदद करते हैं, ठीक है, लेकिन जब ये एक पैटर्न बन जाए, तो स्ट्रेटेजिकली कोल्ड रवैया अपनाने का मतलब है कि अगली बार तुरंत हाँ कहने के बजाय आप रुकें और सोचें। हाँ, सोचें, क्या मैं वाकई ये मदद देना चाहता हूँ? क्या इससे मेरे अपने लक्ष्य पीछे रह जाएंगे? क्या ये व्यक्ति सच में जरूरतमंद है या सिर्फ मेरा फायदा उठा रहा है? फिर शायद आप कहें मुझे देखना होगा, अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, या सीधे तौर पे लेकिन विनम्रता से मना कर दें। अच्छा। ये स्वार्थ नहीं है, ये अपनी ऊर्जा और अपनी सीमाओं का सम्मान करना है। ये दिखाता है कि आप दयालु हैं पर अपनी शर्तों पर। अच्छा, तो ये सिर्फ ना कहना सीखना नहीं है, बल्कि उस ना या हाँ के पीछे एक सोच, एक रणनीति रखना है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा अगला विचार है अपनी चालों को छिपाना और लोगों के अनुमानों को गलत साबित करना। हाँ। अगर हम हमेशा प्रेडिक्टेबल रहेंगे तो लोग हमें पढ़ लेंगे। एकदम सही। अगर आपके इरादे, आपके अगले कदम हमेशा स्पष्ट हो, तो दूसरों के लिए आपको नियंत्रित करना या आपके खिलाफ योजना बनाना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, ये तो है। यहाँ एक दिलचस्प पहलू ये है कि कभी कभी कुछ न करना, चुप रहना या जानबूझकर थोड़ा अस्पष्ट होना, वो भी एक बहुत शक्तिशाली रणनीति हो सकती है। चुप रहना शक्तिशाली कैसे हो सकता है?
अक्सर तो लगता है कि हमें अपनी बात रखनी चाहिए, बोलना चाहिए। रखनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन कब और कैसे, ये महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आप किसी जरूरी बातचीत या मोल भाव में है। ठीक है। अगर आप तुरंत अपनी सारी बातें, सारी सीमाएं, सारे पत्ते खोल देंगे तो सामने वाले को बढ़त मिल जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा रुकते हैं, सामने वाले को ज्यादा बोलने देते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं थोड़ी नपी तुली रखते हैं, तो आप स्थिति को बेहतर समझ पाते हैं। अच्छा। आपकी चुप्पी या अस्पष्टता सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर सकती है। ये क्या सोच रहा है, इसका अगला कदम क्या होगा। एक अनिश्चितता बन जाती है। हाँ, और ये अनिश्चितता आपको नियंत्रण देती है। आपके कदम अप्रत्याशित बन जाते हैं और लोग आपके बारे में धारणाएं बनाने में ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब कम बोलना या कम दिखाना भी ज्यादा असरदार हो सकता है। बिल्कुल। इसी तरह एक और सिद्धांत है शक्ति का प्रदर्शन करना, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ये भी एक संतुलन साधने जैसा है। थोड़ा रहस्यमय लगता है ये। हाँ, ये वाकई एक कला है। शक्ति दिखानी है ताकि लोग आपको हल्के में न लें। हाँ। लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं कि आप तानाशाह या डराने वाले लगने लगे। सही बात है। अगर आप हर छोटी बात में अपना अधिकार जताते हैं, हर चीज पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं या लगातार दबाव बनाते हैं, तो लोग आपसे कटने लगेंगे। यहाँ तक कि आपके खिलाफ एकजुट भी हो सकते हैं। विद्रोह पनप सकता है। तो फिर सही तरीका क्या है शक्ति दिखाने का? कब और कैसे? सही तरीका है सही समय पर सही मात्रा में शक्ति का प्रदर्शन करना। जैसे जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो दृढ़ता दिखाएं, अपनी बात पर टिके रहें अगर आपको विश्वास है कि आप सही हैं। लेकिन साथ ही अगर स्थिति की मांग हो तो थोड़ा लचीलापन दिखाने से भी ना हिचकिचाएं। अच्छा, दोनों चीजें जरूरी हैं। हाँ, इससे आप मजबूत भी दिखते हैं और समझदार भी। लोग आपकी इज्जत करेंगे क्योंकि आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सोच समझ कर इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी शक्ति पृष्ठभूमि में एक संभावना की तरह रहनी चाहिए, न कि हर समय सामने दिखने वाले हथियार की तरह। ये बहुत सूक्ष्म है। मतलब ताकत है पर दिखानी तभी है जब जरूरी हो। अब अगला सिद्धांत, ये थोड़ा और जटिल लगता है। दूसरों को नियंत्रित करना बिना स्पष्ट रूप से दिखाए। ये सुनने में थोड़ा जोड़ तोड़ जैसा लग सकता है। हाँ, शब्द नियंत्रित करना थोड़ा नकारात्मक लग सकता है, ये सही है। लेकिन यहाँ इसका मतलब किसी को कठपुतली बनाना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि यह सूक्ष्म प्रभाव डालने की कला है। इसका मतलब है ऐसी परिस्थितियां बनाना या विकल्प इस तरह प्रस्तुत करना कि लोग वही चुने जो आप चाहते हैं। अच्छा। लेकिन उन्हें लगे कि चुनाव उनका अपना था। उन्हें निर्णय लेने की एक तरह की स्वतंत्रता महसूस हो, जबकि रास्ता आपने ही सुझाया हो। क्या इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं जिससे ये बात और साफ हो? मान लीजिए आप अपनी टीम से एक प्रोजेक्ट पर काम करवाना चाहते हैं, जिसके लिए 2 रास्ते संभव हैं, ए और बी। ठीक है। आप रास्ता ए पसंद करते हैं। आप टीम के सामने दोनों रास्ते रखते हैं, लेकिन रास्ता ए के फायदे इतने तार्किक और आकर्षक ढंग से पेश करते हैं और रास्ता बी की संभावित मुश्किलें थोड़ी ज्यादा उजागर करते हैं कि ज्यादातर लोग स्वाभाविक रूप से रास्ता ए को ही बेहतर समझेंगे। अच्छा, मतलब उन्हें लगेगा कि उन्होंने खुद चुना है। बिल्कुल। आपने उन्हें सीधे आदेश नहीं दिया, लेकिन आपने उनके निर्णय को प्रभावित किया। ये सूक्ष्म मार्गदर्शन है, न कि जबरदस्ती। ये लोगों को अपने साथ लाने का एक तरीका है, बिना टकराव पैदा किए। समझ गया। ये चालाकी से ज्यादा एक तरह की समझदारी का खेल है। हाँ, कह सकते हैं। और अंतिम सिद्धांत है भावनात्मक लाभ उठाना। ये शब्द भी थोड़ा संभल कर इस्तेमाल करने वाला लगता है। बिल्कुल, शब्द थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन इसका सार है मानवीय भावनाओं की शक्ति को समझना और इस्तेमाल करना। भावनाओं की शक्ति? हाँ, लोग तर्क से ज्यादा भावनाओं से प्रेरित होते हैं। भरोसा, डर, उम्मीद, महत्वाकांक्षा, असुरक्षा, ये सब शक्तिशाली भावनाएं हैं, है ना? हाँ, ये तो है। इमोशनल लेवरेज का मतलब है इन भावनाओं को समझकर लोगों को प्रेरित करना, प्रभावित करना या अपने अनुसार कार्य करने के लिए तैयार करना। क्या इसका मतलब है लोगों की भावनाओं से खेलना? ये तो ठीक नहीं लगता। जरूरी नहीं कि ये खेलना ही हो। इसका इस्तेमाल सकारात्मक भी हो सकता है। जैसे किसी टीम में उम्मीद जगाकर उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना, या किसी की महत्वाकांक्षा को समझकर उसे ऐसा काम सौंपना जिसमें उसे तरक्की दिखे। अच्छा,
इस तरह से। हाँ, लेकिन मैकियावेली के संदर्भ में इसका थोड़ा गहरा मतलब भी है, जैसे ये समझना कि आपकी प्रशंसा किसी के लिए कितनी मायने रखती है, या आपकी नाराजगी से कोई कितना बचना चाहेगा। ये जानना कि किस व्यक्ति के लिए क्या चीज भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है, सम्मान, सुरक्षा, मान्यता, और फिर अपनी बातचीत और व्यवहार को उसी के अनुसार ढालना, ये रिश्तों में एक अनदेखा शक्ति संतुलन बनाता है। आपको पता होता है कि किस बटन को कब दबाना है। एक तरह से ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या ये सब करते करते हम बहुत ज्यादा गणनात्मक, यहाँ तक कि थोड़े मशीन जैसे नहीं बन जाएंगे? क्या मानवीय रिश्तों की जो गर्माहट होती है, सहजता होती है, वो खत्म नहीं हो जाएगी? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और यहीं पर संतुलन और विवेक की भूमिका आती है। संतुलन? हाँ, अगर इन रणनीतियों को बिना सोचे समझे या बहुत कठोरता से लागू किया जाए तो हाँ, आप ठंडे और गणनात्मक लग सकते हैं, रिश्ते खराब हो सकते हैं, भरोसा टूट सकता है। तो फिर? इसीलिए स्रोत भी इस बात पर जोर देता है कि ये दृष्टिकोण मशीन जैसा नहीं बल्कि मानवीय ही रहना चाहिए। मानवीय कैसे रह सकता है जब हम हर चीज रणनीति के चश्मे से देख रहे हैं? ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? मानवीय ऐसे रह सकता है कि आप इन रणनीतियों का इस्तेमाल अपनी रक्षा और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करें, न कि दूसरों को बेवजह नुकसान पहुंचाने या उनका शोषण करने के लिए। ठीक है। आप दूसरों की भावनाओं को समझें, उनका सम्मान करें, लेकिन साथ ही अपनी भावनाओं और जरूरतों का भी ध्यान रखें। यह स्वार्थी होना नहीं है, यह आत्म जागरूक और आत्म संरक्षित होना है। संतुलन साधना महत्वपूर्ण है। कब रणनीति अपनानी है और कब सहजता, खुलापन और सहानुभूति दिखानी है। यह कला अनुभव से आती है, धीरे धीरे समझ आता है। मान लीजिए कोई इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहता है, खासकर वो लोग जो शायद स्वाभाविक रूप से ज्यादा सीधे या खुले दिल के हैं। हाँ, उन्हें शुरुआत कैसे करनी चाहिए? ये बदलाव कैसे लाया जा सकता है? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है आत्मनिरीक्षण। खुद को देखना। हाँ, ईमानदारी से खुद को देखना, अपनी बातचीत, अपने व्यवहार, अपने फैसलों का विश्लेषण करना। खुद से पूछें, मैं कहाँ पर बहुत ज्यादा खुल जाता हूँ? किन स्थितियों में लोग मेरी दयालुता का फायदा उठाते हैं? मैं कितनी बार हाँ कह देता हूँ जब मुझे ना कहना चाहिए था? क्या मैं अपनी योजनाओं के बारे में बहुत जल्दी सबको बता देता हूँ? अपनी कमजोरियों को पहचानना मतलब? हाँ, अपनी प्रवृत्तियों और कमजोरियों को पहचानना पहला कदम है। ठीक है, मान लिया कि किसी ने आत्मनिरीक्षण कर लिया और अपने पैटर्न पहचान लिए, इसके बाद क्या? इसके बाद एक कार्य योजना बनाएं, लेकिन छोटे व्यवहारिक कदमों से शुरुआत करें। छोटे कदम? हाँ, एकदम से पूरी तरह बदलने की कोशिश ना करें। जैसे 1 सप्ताह का लक्ष्य रखें, रोज कम से कम एक बातचीत में अपनी राय या पूरी जानकारी तुरंत जाहिर करने के बजाय थोड़ा रुकें, सुने। हाँ, सामने वाले को सुने और फिर सोच समझ कर बोलें। या अगर कोई मदद मांगे तो तुरंत जवाब देने के बजाय कहें, मुझे सोचने दो, मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा, इससे सोचने का वक्त मिलेगा। बिल्कुल, ये आपको सोचने का समय देगा। छोटी छोटी सीमाएं तय करना शुरू करें। और अपनी चालों को छुपाने या अप्रत्याशित बनने का अभ्यास कैसे करें? इसका अभ्यास भी छोटे स्तर पर करें, जैसे किसी मीटिंग में अपना मुख्य बिंदु अंत तक बचा कर रखें। या अगर आप किसी चीज से असहमत हैं, तो तुरंत विरोध करने के बजाय सवाल पूछें, जिससे दूसरे खुद उस नतीजे पर पहुंचे। अच्छा, ये तरीका सही है। कभी कभी जानबूझकर थोड़ा कम सक्रिय देखें लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। धीरे धीरे अपनी प्रतिक्रियाओं में विविधता लाएं, एक ही ढर्रे पर ना चलें। और ये कैसे पता चलेगा कि ये सब काम कर रहा है या नहीं? क्या इसके कोई संकेत हैं जिनसे पता लगे कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? बिल्कुल, इसके लिए आपको लोगों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना होगा। उनकी प्रतिक्रियाओं पर? हाँ, जब आप सीमाएं बनाते हैं या ना कहते हैं, तो क्या लोग उसका सम्मान करते हैं या वे अब भी दबाव बनाने की कोशिश करते हैं? जब आप कम बोलते हैं या अपनी योजनाएं गुप्त रखते हैं, तो क्या लोग आपके प्रति ज्यादा उत्सुक या थोड़े भ्रमित होते हैं? क्या वे आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनने लगे हैं? अच्छा, क्या आपको महसूस होता है कि आप स्थितियों पर थोड़ा ज्यादा नियंत्रण रख पा रहे हैं? लोगों के व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव आपको संकेत देंगे। निरीक्षण करना होगा। हाँ, उनकी प्रतिक्रियाओं से सीखें और अपनी रणनीति को जरूरत के हिसाब से बदलते रहें। ये एक लगातार सीखने और सुधारने की प्रक्रिया है। तो कुल मिलाकर अगर हम सार निकालें,
तो स्ट्रेटेजिकली कोल्ड होने का मतलब असल में ठंडा या निर्दयी होना नहीं है, जैसा कि नाम से लग सकता है। बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है ज्यादा जागरूक बनना, ज्यादा नियंत्रित और ज्यादा सूझबूझ वाला बनना। जागरूक और सूझबूझ वाला। हाँ, ये अपनी भावनाओं को, दूसरों की भावनाओं को और स्थिति की नब्ज को समझने की कला है। यह जानने की कला है कि कब आगे बढ़ना है, कब पीछे हटना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब दया दिखानी है और कब सीमा बनानी है। यह दयालुता और रणनीति के बीच एक बहुत ही नाजुक और जरूरी संतुलन साधने की कला है। और अगर कोई ये संतुलन साधना सीख ले तो उसका क्या फायदा होगा? तो उसका जीवन, उसके रिश्ते, उसकी प्रभावशीलता सब बेहतर हो सकते हैं। अच्छा? हाँ, वो अपनी ऊर्जा को सही जगह लगा पाएगा, बेवजह के भावनात्मक बोझ से बचेगा और अपने लक्ष्यों को ज्यादा प्रभावी ढंग से हासिल कर पाएगा। ये असल में खुद को और अपनी परिस्थितियों को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने का एक तरीका है, खुद को सशक्त बनाने का एक तरीका है। आज की इस गहरी चर्चा से एक विचार जो मेरे जहन में अटक गया है वो ये है, जब लोग आपकी अगली चाल का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, वही आपकी असली शक्ति है। सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस पर जरूर सोचिएगा।